कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठिए। तो ये यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत मैं आप लोगों से चिकित्सा समाज कार्य, मनोचिकित्सा समाज कार्य, मानसिक स्वास्थ्य और रोग के बारे में बातचीत कर चुका हूं। सिजोफ्रेनिया क्या है, मनोदशा विकास इत्यादि जैसी बीमारीज हैं, डिजीज हैं, उन सब पर बात कर चुका हूं। तो हमारा टॉपिक जो आज का होने वाला है वो जड़ और रोग के चपेट में आने से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, इन पर हमारी बातचीत होगी। उसके बाद थोड़ा सा दिव्यांग व्यक्ति पर हम लोग विचार करेंगे और इसके RPWD जो एक्ट है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसकी कुल टोटल 9 एजेंसियां हैं, उन 9 एजेंसियों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें केवल 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, दिव्यांग व्यक्ति में RPWD इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं 9 एजेंसियां, है ना। इसकी PDF भी मैंने बड़ा डीप में बना रखा है और अच्छी PDF भी है। आप लोग देखेंगे भी तो आपको कहेगा हाँ कि भाई ये लग रहा है ना, कि इससे सवाल बन सकते हैं। हालांकि जो मेन थोड़ी सी चीजें हैं उन पे मैं भी आप लोगों से बातचीत कर लूंगा। तो शुरुआत करता हूं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जरा मुझे एक बार आप लोग बताइए कि अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है, प्लीज आप बताएं। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये परीक्षाओं में जो है सवाल पूछे जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, IMP है इस चीज को। दूसरी बात अगर हम करते हैं यहीं पर, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जरा इस डेट को भी आप लोग बताइए। ओके। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष मनाने का जो वर्ष बताया गया है वो बेसिकली 1999 बताया गया है और ये आपका करेक्ट जवाब होगा, 1999, ठीक है, ये आपका कर दिया। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के नाम से जाना जाता है और अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में अगर आपसे प्रश्न बनता है तो वह 1999 बताया जाता है। बेसिकली ये जो इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर अप्लाइड प्रश्न बनाएगा तो मैं एक नोट लिख रहा हूं, उन नोट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जब इनसे कोई सवाल उठाता है तो ये जरूर आप लोगों को लिखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली वृद्धों के साथ क्या लिखा हुआ मिल सकता है, लिखा हुआ मिल सकता है कि वृद्धों के साथ रह, ठीक है, वृद्धों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, ठीक है, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय, ठीक है, को रोका जा सके। ये देखिए, ये एक मैंने कॉमन पॉइंट लिखा है जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष और अंतरराष्ट्रीय दिवस दोनों पॉइंटों में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। यहां कहा गया है कि वृद्धजनों के प्रति, ठीक है, सामाजिक व्यवहार बेहतर बनाया जा सके, है ना। प्रति कैसा व्यवहार, सामाजिक व्यवहार बेहतर बनाया जा सके, ठीक है, बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। इन चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए और इसको याद भी होना चाहिए आप लोगों को, है ना। हालांकि बड़ी छोटी छोटी पॉइंटें हैं, ये आप इजीली याद भी कर सकते हैं। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र आम सभा में वृद्धों के हित के लिए, किसके लिए, वृद्ध के हित के लिए, और ये किसने बात किया है, वृद्ध के हित के लिए किसने बात किया है, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, इस चीज को आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। इन्होंने ये कहा है कि वृद्धों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1990 में, संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में, 1990 में, ठीक है, एक संकल्प पत्र पेश किया था, एक संकल्प
पत्र जो है पेश किया था। किसने पेश किया था? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने। दूसरी चीज, अच्छा इसका नाम क्या है संकल्प पत्र का? तो बेसिकली 45/106 करके लिखा होता है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है सवाल बने। तो 45/106 पेश किया, ठीक है, पेश किया, ठीक है, ये वाला संकल्प पत्र का नाम था, ठीक है। अच्छा, इसमें वही बातें थी जो आपने अभी पहली स्लाइड में लिखा, भाई दुर्व्यवहार को दूर करना, भेदभाव को दूर करना है, ठीक है, यही चीजें इसमें बताई गई थी। पहली बार वृद्ध जन दिवस कब मनाया गया? सॉरी, पहली बार, मैं नोट कर रहा हूं, पहली बार वृद्ध जन वर्ष कब मनाया गया? वर्ष कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो वो डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1 अक्टूबर 1991 में, 1 अक्टूबर 1991 में। लेकिन जब वर्ष घोषित हुआ वो 1999 में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा इतनी बातें? एक बार स्पष्ट करते चलिएगा आप सभी लोग। सर वो 45/106 ये संकल्प पत्र था, है ना? क्लियर हुआ? ओके, देखिए वृद्धजनों की समस्याओं को लेकर विश्व सभा में एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, उस पर चर्चा परिचर्चा की गई कि भाई वृद्धजनों की समस्या को लेकर, तो वह बैठक बेसिकली अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना के नाम से जानी जाती है। तो सवाल यह बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना वृद्ध जनों की समस्याओं पर विचार करते हुए बैठक की गई थी। तो वह डेट आपसे पूछा, सॉरी वह वर्ष पूछा जाएगा। तो आप बताइए अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना का जो वर्ष है, ठीक है, वह वर्ष है सन 1982, 1982, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना होगा वृद्धजनों के संबंध में। चलिए इतनी तो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं जरड़ के बारे में, तो जरड़ का मतलब होता है एजिंग। जरड़ का अर्थ क्या होता है, या मैं अगर इसकी इंग्लिश की बात करता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजिंग कहते हैं, है ना, जरड़, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जरड़ बेसिकली एजिंग एक प्रकार का एक ऐसा शब्द है, या एक आप इस तरीके से कह सकते हो कि समय के साथ वृद्धावस्था के कुछ आयाम होते हैं, ठीक है। अब आयाम, जैसे अगर मैं कहूं कि मनुष्यों के उम्र का बढ़ना, तो उसके अंतर्गत कई परिवर्तन होते हैं। जैसे परिवर्तन क्या होंगे? आप कहेंगे भैया कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं मनुष्य में, ठीक है। आप कहेंगे मानसिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन होते हैं, भाई ठीक है। मनोवैज्ञानिक या नैतिकता के कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चरित्र परिवर्तन होते हैं, अच्छा, इत्यादि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, हम इसको मेंशन कर सकते हैं एजिंग में। तो जब ये सभी प्रतिक्रियाएं बहुआयामी बनती हैं, बहुआयामी मतलब, बहुआयामी का मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशन, जो डायमेंशन होता है मल्टी डायमेंशन, ये मल्टी डायमेंशन का पार्ट है, शारीरिक है, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, मोरलिटी है, कैरेक्टर है, ये सब एक पार्ट है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब वृद्धावस्था के आयाम बढ़ते हैं या प्रभाव पड़ते हैं, उसके जब आयाम बढ़ते हैं, मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, आयाम बढ़ते हैं, या आप ये कह लीजिए कि प्रभावी होते हैं। अब देखिए बढ़ना और प्रभावी होने क्या है? ये यही फिजिकल, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और चरित्र, यही इन्हीं प्रक्रिया को क्या बोला गया? एजिंग बोला गया। इन्हीं प्रक्रिया को क्या बोला गया? जरड़ बोला गया।
इन्हीं को कहते हैं जरण। देखिए, उम्र के साथ प्रतिक्रियाओं के समय में सीमित हो सकता है, जबकि विश्व की घटनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनुभव और ज्ञान बढ़ सकता है। तो अनुभव और ज्ञान बढ़ रहा है तो आयाम बढ़ रहे हैं। अगर उससे कोई डिजीज हो रहा है तो वो प्रभावित हो रहा है। तो मतलब समस्याएं हैं, एक प्रकार समस्याएं से क्या बढ़ती हैं, रोग डिजीज वगैरह हो जाते हैं, तो वो प्रभावी में आ जाता है। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, बढ़ना और प्रभाव में आना, वो प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, एक प्रकार से जड़ कहलाती है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समाज में बूढ़े लोगों की संख्या का अनुपात में वृद्धि और वृद्ध जनसंख्या हम कहते हैं। एक पॉइंट नोट करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों को अभिकथन और कारण वाले में सवाल मिल सकता है। जब कोई सवाल आप देखते होंगे अभिकथन और कारण में, तो ये पॉइंट आपको एग्जैक्ट यही मिल सकती है। समाज में बूढ़े, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बूढ़े लोगों की, या आप वृद्ध लोग भी कह सकते हैं, लोगों की संख्या, एक मिनट, कोई शायद ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको एक बार ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। आवाज वगैरह स्पष्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए। ओके, संख्या तथा अनुपात में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। अब देखिए, हम लोग मानवाधिकार के बारे में भी पढ़ा है, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो 3 आयाम होते हैं उसके अंतर्गत हमने उसके भी चर्चा किया है। तो वृद्ध जनसंख्या के 3 संभावित कारण हैं, वृद्ध जनसंख्या के 3 संभावित कारण हैं। मैं बात कहां से कर रहा हूं, इस बात को सोचिएगा। वृद्ध जनसंख्या को, इस चीज को, ठीक है, संभावित 3 कारण, प्रोबेबिलिटी बताई गई कि 3 कारण हो सकते हैं। पहला रीजन जीवन प्रत्याशा हो सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, बताइए, अप्रवास। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, कम जन्म दर। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, लंबी जीवन प्रत्याशा मृत्यु दर की कमी को दर्शाता है ना। हम आपसे बात करते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी, 60 साल की उम्र में भारत में कोई व्यक्ति 18.3 साल और जीने की उम्मीद कर सकता है। मतलब 60 साल की उम्र में भारत में कोई व्यक्ति 18.3 साल और जीने की उम्मीद कर सकता है, और जी सकता है 18-19 साल, और महिलाओं के मामले में 19 साल की, जबकि पुरुषों के मामले में 17.5, है ना। तो कहने का मतलब कि ये है कि ये जो है एक प्रकार से एज बढ़ सकती है। भारत में एक प्रकार से बताया गया 68.3 वर्ष जो है जीवन प्रत्याशा है जीने का। अब 68 साल अभी नई रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग आ रही है, कोई इसी में 71 आता है, किसी में 75 आता है ना, किसी में 70 ही आता है। तो एग्जैक्ट, अच्छा, पेपर में अगर सवाल आए तो वो विश्व परिप्रेक्ष्य को लेकर, तो मैं आपसे बताऊंगा हूं कि आप वही पॉइंट लगाइएगा, 68.3 वर्ष, ये लगाइएगा। एक प्रकार से जीवन प्रत्याशा यह एक प्रकार को दर्शाती है ना। तो भारत में जीवन प्रत्याशा के परिप्रेक्ष्य में 2012 और 16 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भी यही पॉइंट आया था, 68.3 वर्ष, है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अभी जो 2019 का आया है, 2019 में क्या बताया जा रहा है, ये जो मैं आपको बताया हूं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 2012-16 को बताया हूं। जो अभी 2019 वाला आया है, अभी 19 का चल रहा है इस समय, वो जीवन प्रत्याशा आपको बताया गया 70.2, और ये पुरुष को बताया गया, मेल को, ठीक है।
और आंकी गई है एक प्रकार से, ठीक है, और फीमेल को 67.4 ये दर्शाया गया है जीवन प्रत्याशा। तो एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान क्या कहलाता है? एक लाइन में कोई अगर पूछे आपसे जीवन प्रत्याशा किसे कहता है, तो आप क्या बताओगे? प्लीज बताएं एक बार। अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो क्या जवाब देंगे जीवन प्रत्याशा? मृत्यु दर में कमी, जीवन जीने की अत्यधिक उम्र। चलो, आपने किसी ने कहा कि मृत्यु दर की कमी, गुड, ये भी सही था, और अत्यधिक जीने की प्रवृत्ति भी बताया, ये भी एक प्रकार से करेक्ट था। लेकिन एक चीज आप मैं चाहूंगा कि नोट कर लीजिएगा, यह एक व्यक्ति के औसत, मैं ऐसी पीडीएफ आप लोगों को सेव करके भेजूंगा, औसत जीवन काल का अनुमान है, यही जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ठीक है, तो जन्म के समय की जो प्रक्रियाएं दर्शाई जा रही है, एक प्रकार से मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने पर, या उसे नवजात शिशु की जीवित रहने की प्रत्याशा के परिप्रेक्ष्य में हम जीवन प्रत्याशा का नाम देते हैं। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रवास। उम्मीद करता हूं कि शायद आप सब लोग इससे परिचित भी होंगे, मैंने बताया भी है, आप लोगों के एक प्रश्न आ चुका भी है इसके संबंध में, है ना, परीक्षा में एक सवाल आ भी चुका है इसके संबंध में। तो अप्रवास का क्या अर्थ बनेगा? मैंने अप्रवास में एक कारण लिखवाया है आप लोगों को, प्लीज बताएं। रहने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, किसी भी कारण की। ओके, यानी आपका कहना है कि किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाने को कहते हैं अप्रवास। यही मतलब होगा। देखिए, आप प्रवास, भौगोलिक का मतलब समझ रहे हो? बताइए एक बार, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बताता हूं आपको। भौगोलिक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? भौगोलिक अपने पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण। ओके, जो आपके प्राकृतिक विभाग हैं, उस विभाग को छोड़ के दूसरे भौगोलिक इकाई में जा रहे हैं, तो आपके प्राकृतिक विभाग क्या हो सकते हैं? आपका देश, आपका पहाड़, आपका नगर, आपकी नदी, आपका समुद्र, आपका झील, आपका वन इत्यादि। वो परिप्रेक्ष्य, सिंपल शब्दों में उसको भौगोलिक कहा जाता है। इसके छोड़ के आप किसी दूसरी चीजों पर जा रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक परिप्रेक्ष्य में आप प्रवासन कहते हैं। लेकिन आपके मन में एक शब्द और आ रहा होगा कि प्रवासी फिर किसे कहते हैं? यही मैं आपको यह भी समझा देना चाहता हूं कि प्रवासी भी किसे कहा जाता है। प्रवास करने वाला, इसका मतलब होता है, प्रवासी का सिंपल सा अर्थ होता है प्रवास करने वाला, है ना। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि रहते विदेश में है, परंतु वहां के नागरिक नहीं होते हैं। तो आप प्रवासी का अर्थ बेसिकली प्रवास ना करने वाला। अब प्रवासी का अर्थ जो है एक प्रकार से विदेश में तो रह रहा है लेकिन वहां की नागरिकता नहीं होगी, तो हम इसे इन शार्ट में क्या बोलते हैं भाई? यही कहते हैं एनआरआई, शायद इसी को कहते हैं।
स्पष्ट है ना। तो यह चीज आपको ध्यान रखना होगा। यहां एक शब्द और बताऊंगा, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ओके, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है और आपको भली भांति तरीके से पता है ये भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और इसी दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई है? शुरुआत 2003 से हुई है। ठीक है, 2003 से हुई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे खासकर। और ये प्रवासी दिवस की बात किसके दिमाग में आई थी कि प्रवासी दिवस मनाना चाहिए? किसके दिमाग में ये बात आई थी कि प्रवासी दिवस मनाना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा कि मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। आप ये यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने एक तथ्य या एक फैक्ट के रूप में आपको बता दिया है। ठीक है, कम जन्म दर, बड़ा ही आसान सा सवाल, इंपॉर्टेंट वो भी। कम जन्म दर को अगर हम बात करें तो एक प्रकार से घटती जन्म दर की प्रतिक्रिया को हम दर्शा सकते हैं, है ना। एक और मैंने कारण बताया था, 3 कारण बताया था ना। तो जो कम जन्म दर है, इसका कहने का जो भाव है कि जो प्रति 1000, मान के चलिए प्रति 1000 लोगों पर 14.3 जन्मों से घटकर 11.1, या आप ये कह लीजिए कि ठीक है एक प्रकार से कि 23% गिरावट हुई है। 23% गिरावट हुई है ना। तो यह एक अर्थ के रूप में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आप यहां दर्शा सकते हैं कि जो राष्ट्रव्यापी जन्म दर की गिरावटें आई हैं, जो प्रति 1000 लोगों पर 14.3 जन्मों से घटकर 11.11 हो गई, उसके अनुसार एक नया रिपोर्ट बनाया गया, कहा गया कि 23% जो है इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास, आर्थिक समृद्धि और शहरीकरण जन्म दर के साथ साथ गर्भपात दर को प्रभावित करने की जो संभावनाएं रखते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम इसे नाम देते हैं एक प्रकार से कम जन्म दर को। ठीक है, तो ये आपका एक साधारण सा शब्द था जो मैंने भी आपको बताया है जरड़ के बारे में, है ना। ये 3 बेसिकली मुख्य बातें थी। और जरड़ बेसिकली वृद्धावस्था समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता था। वृद्धावस्था को ही हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, मैं यहां पे नोट भी कर देता हूं, वृद्धावस्था ऑब्लिक करके जरड़ लिख देता हूं, तो दोनों बातें जो हैं एक प्रकार से ये एक ही होती हैं, एक ही के नाम से ये जानी जाती है। तब हमारे सामने एक चीज आती है कि अगर आप वृद्ध लोगों का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उस प्रतिक्रिया में उसको किस नाम से जानोगे? अगर वृद्ध लोगों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसको एक शब्दों में किस नाम से जान सकते हैं? जरा विज्ञान, या आप जरड़ विज्ञान कह सकते हो, बिल्कुल सही जवाब। या आप इसी को जेरेंटोलॉजी भी कह सकते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और यही जरड़ की एक एजिंग की एक किताब लिखा, एक एजिंग की बुक आई, और इस बुक पे एक्सप्लेन करते हुए एक विद्वान
ने एक नाम लिखा, उसका नाम क्या है? सी फिलिप्सन, सी फिलिप्सन। ये आपको नाम भी याद रखना होगा। तो ये 3 बातें इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि ये भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखें जरड़ को लेकर। साथ ही साथ जी क्या करें मैडम? कब आई थी सर ये? बुक एग्जैक्ट भी कोई वर्ष में नहीं है मेंशन किया गया है, ठीक है, बट आप इतना ध्यान रखें कि अगर नाम आए एजिंग शब्द को लेकर तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, कि ये उस दौरान आया है। यहां मैं आपको 2 और इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा, उसे भी आप नोट करें। एक आपने नाम सुना होगा मेंटेनेंस एंड यस सर। वेलफेयर ऑफ पेरेंट या पेरेंट्स, है ना, एंड सीनियर सिटीजन। ये बेसिकली एक एक्ट है। ये एक्ट आया था 2017 में। कब आया था? 2017 में आया था। आपने एक और नाम सुना होगा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये कब आया था? 2017 में। 2017 में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, ये भी आपने एक एक्ट के नाम से जानते भी होंगे, मुझे उम्मीद है। यानी आप इसे माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण के नाम से जानते हैं। तो ये कब आया था जी? 2007 सर। ओके। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण एक अधिनियम है। ये 2007 में आया था। इसका संशोधन कब हुआ है? 2019। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। संशोधन जो है इसका 2019 में बिल के नाम से हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि साथ साथ माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम भी 2007 में आया है, तो ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपके सामने कल्याण अधिनियम का नाम मेंशन कर दे तो आप लोग तुरंत लगा दीजिएगा संशोधन के रूप में, और वह वर्ष बन जाएगा 2019। वह वर्ष बन जाएगा आपका 2019, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो एक बार बता दीजिए। जी सर। चलिए, अब यहां पे 2 ऐसी और बातें लिखूंगा जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। एक पॉइंट ये रहेगा, वयोवृद्ध नागरिकों की जो संख्या में लूट की बात हुई, तो सबसे पहले वर्ष में अगर हम बात करें, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, ध्यान सुनिएगा, पॉइंट यहां केवल 60 वर्ष से अधिक है, मेन पॉइंट ये है 60 वर्ष आयु के लोगों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये संख्या, वर्ष 1951 में 2 करोड़
एक सवाल भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, परीक्षा में मैंने करवाया होगा, तो वो अभिकथन कारण में था, करोड़ों से दर्शाया गया था और वहां पर वो पॉइंट आपका करेक्ट गया था। याद है किसी बच्चों को जब मैं करवाया था? चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं करवाऊंगा तो फिर देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, ये दर्शाया गया है 2 करोड़। उसमें लिखा हुआ था कि क्या वृद्धों की जो संख्या, जनसंख्या है वो करोड़ों पार कर चुकी है, तो ये बात करेक्ट था, वो पॉइंट सत्य था। दूसरा एक पॉइंट इसी से मेंशन करिएगा, वर्ष 2011 की बात मैं कर रहा हूं अब, क्योंकि ये 1991 की बात है, अब बात कर रहा हूं 2011 की। 2011 में देखो अप्रोक्सीमेटली है, एक अनुमान है, एग्जैक्ट मत करिएगा, तो 10.4 करोड़ हो गई है, करोड़ हो गई है। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद एक दूसरी पॉइंट लिखिएगा इसी में, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, यूनेस्को। देखिए एक सवाल आया हुआ था परीक्षा में बच्चों को लेकर, अभी हाल ही में हम लोगों ने 2023 में वो सवाल आया हुआ था, तो उसमें बच्चों के एक अनुमान लगाने की परिप्रेक्ष्य में बात किया गया था, तो उसमें ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन भी था, यूनेस्को भी था और भी थे। ठीक है, और एनएसएसओ भी ऑप्शन में था, परंतु ऑप्शन वहां पे गया था बच्चों को लेकर यूनेस्को सही गया था। तो आप ध्यान सुनिएगा, यहां पर भी मूल्यांकन यूनेस्को कॉमा ब्रैकेट में कर दिया मैंने, के अनुसार भारत में वर्ष 2025, देखिए सवाल बन सकता है, 2025 तक यह संख्या होगी। ठीक है, तो मूल्यांकन के अनुसार भी ये बात बताई गई है कि 10 के आसपास ही ये संख्या रहेगी। ठीक है, 2025 तक। तो यह प्रतिक्रियाएं आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत यही एक अनुच्छेद 21 आता है। क्या आप जानते हैं अनुच्छेद 21 भारत का संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 21 समानता की बात, तो समता समानता की बात तो आर्टिकल 14 कहता है, लेकिन 21, हाँ देखिए किसी बच्चे ने बताया है कि जीने, यानी जो प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण, बात को समझिएगा, गरिमापूर्ण और दूसरी पॉइंट और स्वतंत्र, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है। यह रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल आपका 21। यदि आप संवैधानिक संप्रदायों का उल्लंघन करते हैं तो यह एक प्रकार से हनन वाली प्रतिक्रिया भी अनुच्छेद 21 यहां पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो आप कॉमा करके लिख लीजिए का हनन है। ठीक है, ये भी आप दर्शा सकते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अधिनियम में आपने एक नाम सुना होगा, जैसे अभी मैंने एक अधिनियम बताया आपको, और वो अधिनियम था माता पिता, है ना, कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण को लेकर बात किया था मैंने। तो जब इसमें बात कही गई संशोधन वाले में, तो उसमें एक शब्द यूज किया माता पिता, आपने देखा है। तो अधिनियम में माता पिता का क्या मतलब हो सकता है, किसी को मालूम है? मैं यहां पे अधिनियम करके लिख रहा हूं, अधिनियम में माता पिता, है ना, एक एक शब्दों को समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली, अच्छा ये सब पॉइंट बनाने वाली चीजें हैं, ऐसा आपको नोट्स वगैरह में मिलेंगे सारी चीजें, है ना। ये पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, ये एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, समझो एक प्रकार से आप लोगों को। जरा बताइए कि अधिनियम में माता पिता शब्द का जो रिप्रेजेंट किया गया उसका क्या अर्थ बन सकता है? चलिए मैं बताता हूं। माता पिता का अर्थ बेसिकली इन्होंने क्या रखा है, जैविक बताया है। इसका मतलब कि गोद लेने वाले, ध्यान समझिएगा, गोद लेने वाले और
ये देखिए और है ना, एंड, और सौतेले माता पिता से है, जबकि अच्छा, एक शब्द जैसे शिकूटर का अर्थ क्या बन सकता है? अभिभावक, बोलो तो सही। बिल्कुल, नहीं समझा। मतलब जबकि संरक्षक माता पिता, आप समझ में आ रहा है कि परिभाषा में सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी को भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया है। तो इसमें दादा दादी भी, जैसे माता पिता कहते हैं, दादा दादी भी, देखो इसका मतलब ये नहीं केवल कि माता पिता के लिए ही है अधिनियम, इसमें दादा दादी के लिए भी है, नाना नानी के लिए भी है, सास ससुर के लिए भी है। आप जो आपके सामने जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट हो रही हैं, प्रस्तुत हो रही हैं, आप उनको रिलेट कर सकते हैं वहां पे। तो प्रश्न का पैटर्न बताएगा वो आपको, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं संरक्षक माता पिता कह सकते हो, सास ससुर को भी दे सकते हो, और किसको, नाना नानी कर सकते हो, और दादा दादी। बिल्कुल दादा दादी कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। अधिनियम में एक भरण पोषण का नाम सुना है आपने? भरण पोषण का अर्थ क्या बना, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, नाम शब्दों से स्पष्ट है कि आप जानते हैं कि उसमें भोजन आपको मिलेगा, उपकरण मिलेगा, आपको आवास आपको मिलेगा, ये शब्द है। निजी सहायता मिलेगी आपको, ये ऑप्शन का मैं पॉइंट लिख रहा हूं, और उपचार शामिल है। तो इतने शब्द अगर मिलेंगे तो ये रिलेट कराएंगे भरण पोषण को। आपको सवाल में अगर मान लो भोजन वगैरह मिल जाए, आवास मिल जाए, निजी सहायता मिल जाए, उपचार मिल जाए, तो आपको सीधा सा रिलेट कराना कि माता पिता भरण पोषण कल्याण जो अधिनियम है 2007 का, वो रिप्रेजेंट हो रहा है ना। और वृद्ध नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल, संरक्षण, सुरक्षा का प्रावधान इत्यादि चीजें जो है यहाँ पे शामिल की गई, ताकि ये कि गरिमापूर्ण अपना जीवन वो जी सके अच्छे से, है ना। ये चीजें बताया गया है। उसी अधिनियम में अभी भी आप लोगों ने एक शब्द और सुना था, कल्याण शब्द। इस अधिनियम के अंतर्गत कल्याण में अगर हम बात करें तो भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और वृद्ध नागरिकों के लिए आवश्यक, वृद्ध नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं शामिल है, अन्य सुविधाएं शामिल हैं। देखिए, जैसे कि छात्रावास कल्याण में बात करें तो आवास हो गया, वस्त्र सुरक्षा हो गई, वृद्ध माता पिता के शारीरिक मानसिक कल्याण के लिए बात हो गई। इस तरीके की सुविधाओं के लेकर जिक्र जो है इसमें किया गया है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई है, एक बार स्पष्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में समस्याएं कुछ हैं, आपको पता होगा भली भांति तरीके से कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए या बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मनोसामाजिक समस्याएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए कोई एग्जैक्ट एक समस्या नहीं दर्शाई गई है कि भाई एक ही समस्या ये है ना, ऐसा तो नहीं बताया गया है। फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि बुजुर्ग लोगों में अल्जाइमर रोग होता है, अवसाद होता है, चिंता होती है इत्यादि, जो एक मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो पेपर में एक सवाल आया हुआ था एक बार रोग को लेकर, तो उस ऑप्शन में था अल्जाइमर, है ना, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में वो एक डिजीज है अल्जाइमर, और वो वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में सवाल आया हुआ था, है ना, वो फैक्ट पे आधारित था, है ना। डब्ल्यूएचओ ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहुत सारी ऐसी समस्याओं पर जिक्र भी किया है। कहा है डब्ल्यूएचओ ने कि 2050 में 80% वृद्ध लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ही रहेंगे वृद्ध लोग। अब आप अनुमान लगा सकते हो, मैं ये पॉइंट नोट भी कर देना चाहूंगा क्या बोला डब्ल्यूएचओ ने, है ना। डब्ल्यूएचओ ने एक पॉइंट बोला है, डब्ल्यूएचओ कि 2050 में, है ना, 80% वृद्ध लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहेंगे, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने एक बात यह भी कही है कि 2020 में, हालांकि ये पहले की बात है, 23 चल रहा है, 20 में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अधिक थी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अधिक थी। एक बात ये कह सकते हो। और 60 साल से अधिक उम्र की दुनिया की आबादी का अनुपात 60 साल से अधिक जो है ना, 60 प्लस दुनिया की आबादी का अनुपात 12% है वृद्ध लोग, और लगभग अब यही 2050 तक में दुगना हो जाएगा। 2050 तक में बताया गया है कि 2 गुना हो जाएगा, यानी 22% लगाइएगा, 22% हो जाएगा वृद्ध संख्या, ये बताया गया है। ये डेटा है, डेटा के आधार पे भी सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। सर एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। वृद्धों की समस्या क्या है? प्रमुख समस्याएं हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए, है कि नहीं? कोई एक समस्या तो है नहीं वृद्धावस्था को लेकर अगर हम बात करें। एक तो शारीरिक दुर्बलता है, सहमत हैं आप कि शारीरिक दुर्बलता वृद्धों की समस्या है। नंबर 1 शारीरिक दुर्बलता। कैसे शारीरिक दुर्बलता बताना चाहेंगे आप? बीमार रहना। ओके, बिल्कुल। देखिए, आयु बढ़ने के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, शरीर शिथिल होने लगता है, इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कान से कम सुनाई पड़ने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, शरीर की जो शक्ति होती है वो गति प्रदान करने में असमर्थ रहती है, पाचन संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, रक्त संचरण की जो
प्रतिक्रियाएं होती हैं वो धीमी हो जाती है, मंद गति से काम करने लगती हैं, शरीर में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। रक्तचाप में अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं बीपी वगैरह, हृदय रोग, डायबिटीज, है ना, जोड़ों का दर्द, गठिया, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, ठीक है, अस्थमा इत्यादि बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो दर्शाती है वृद्ध व्यक्तियों की शारीरिक दुर्बलता को। वहीं अगर हम बात करते हैं एक मानसिक रोग होता है। मानसिक रोग अगर हम बात करें तो मानसिक रोग कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक क्षरण एक प्रकार से, या आप शारीरिक जलन कह सकते हैं, जिसमें मानसिक रोग बहुत कुछ साथ साथ चलते हैं। शरीर के कमजोर पड़ने के बाद बुढ़ापे की अनुभूति ही व्यक्ति में मानसिक निराशा का संचार करने लगती है, और वृद्ध व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अपने को बहुत असहाय महसूस करने लगता है। वृद्ध व्यक्ति मानसिकता के असहाय से उसके मन में हताशा घर करने लगती है एक प्रकार से, या एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बैठ जाती है उसके मन में या उसके दिमाग में। तो शारीरिक कार्य क्षमता घटने और सामाजिक उपयोगिता कम होने के साथ साथ वृद्ध व्यक्ति को अनेक मानसिक चिंताएं घेर लेती हैं, जिससे उसकी नींद कम हो जाती है और मानसिक थकावट वो महसूस करने लगता है। तो एक प्रकार से मानसिक रोग भी दर्शाने लगता है ये। वहीं अगर हम बात करते हैं वृद्ध व्यक्ति की समस्या में एक अकेलापन भी कहीं ना कहीं दर्शाने लगता है, अकेलेपन की समस्या। और आप सबको अच्छे से मालूम होगा अकेलेपन की समस्या के बारे में। कारण ये है कि भारत में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण में वृद्धि होने वाली कारण, जैसे संयुक्त परिवार की जगह आज क्या हो रहा है, एकल परिवार हो रहा है। आप जान रहे परिवार में के युवा सदस्य विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते। इसी के परिणाम स्वरूप जिस आयु में व्यक्ति को अपने बच्चे से अधिक सहायता और संरक्षण की आवश्यकता होती है, उस आयु में वो स्वयं को अकेला और निराश्रित महसूस करने लगते हैं। यदि वृद्ध पति और पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति अपने दुख दर्द को किसी दूसरे से बांटने की स्थिति में ही नहीं रह पाता है। अकेलेपन की यह भावना वृद्धावस्था में मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण बन जाती है, रीजन बन जाता है। अनेक युवाओं जो अपने माता पिता को विदेश ले जाकर उन्हें घरेलू कार्यों से भी बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देते हैं, है ना। तो अकेलेपन भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों के लिए समस्या का ही कारण बन जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या, बिल्कुल ये तो आपको अच्छे से पता है कि आज एकल परिवार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि संयुक्त परिवार के अभाव की एक प्रकार की समस्या भी उनके लिए समस्या का कारण बन जाती है। वृद्ध जनों में संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, और संयुक्त परिवार में वृद्धावस्था, बीमारी आदि समय की सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं एकाकी परिवार में वृद्ध अपने परिश्रम के प्राप्त फल पर निर्भर रहकर वृद्धावस्था अथवा बीमारी के साथ अपनी जीविका चलाना चाहता है ना। उचित देखभाल की समस्या, देखिए सत्य बात तो यही है कि भाई अगर उचित देखभाल संयुक्त परिवार में अच्छा हो जाता है, उचित देखभाल की समस्या, लेकिन अगर एकाकी परिवार की बात करते हैं हम लोग तो ऐसा नहीं हो पाता है। मनोरंजन की भी समस्याएं देखने को मिलती है, हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं, मनोरंजन की समस्याएं भी हमें देखने को मिल जाती हैं, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की समस्याएं हैं, है ना। और समस्याएं तो परंपरागत भारतीय समाज में सामुदायिक जीवन वृद्धों को, है ना, उनकी किसी भी समस्या का एहसास नहीं होने देता है। ऐसे सामुदायिक जीवन को पुनः मजबूत करने का उपाय करना चाहिए एक मेडिकल सोशल वर्कर को। मेडिकल सोशल वर्कर को वृद्धों के लिए अगर हम बात करें तो स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, है कि नहीं। वृद्धों की समस्या के समाधान के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम वृद्धावस्था को जीवन के अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करें, ना कि उसे बोझ के रूप में स्वीकार करें। ये काम आप लोगों को करना होगा। एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछेगा तो कुछ इसी के इर्द गिर्द भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि आप वृद्ध व्यक्तियों के साथ काम किस तरीके से करना उचित समझेंगे, है ना। सरकार की ओर से वृद्धों के लिए वृद्ध होम स्थापित करने चाहिए जिनसे समुचित सुविधाएं हों। ऐसी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिए। वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए।
साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कम प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था भी शुरू करनी चाहिए, है ना। वृद्ध पेंशन योजना की राशि को बढ़ा देनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जो करना चाहिए, और आप लोगों को ये भी कार्य भली भांति तरीके से पता होना चाहिए इसके बारे में। और वो चीजें आप जब भी करेंगे, जब कभी मान ली मेडिकल सोशल वर्क में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तब भी आप इन्हीं टारगेट या इन्हीं लक्ष्यों पर ही कार्य करना उचित समझेंगे। ठीक है, तो ये था वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के साथ साथ हमने जो बताया है। जी, आर्थिक सुरक्षा की स्थिति भी आ सकती है। किसकी स्थिति? आर्थिक असुरक्षा, बिल्कुल, देखो आर्थिक समस्या है मैम, रोजगार का अभाव है, एक प्रकार से आर्थिक सहायता करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हो। अब जब तक वो कमा रहा था तो उसके पास पैसे थे, तो उसने सारी जगह पे यूज किए, तो पैसे तो उसने सेविंग तो कर नहीं पाया। तो एक प्रकार से अब मान लीजिए उसको डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो उसके पास पैसे वृद्ध व्यक्ति पास कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये एक प्रकार से पेंशन योजना वगैरह जब बढ़ा दोगे तो वहां पर भी है, लेकिन ये तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं, योजना के माध्यम से ही उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और आर्थिक समस्याओं को दूर तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सामाजिक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं इत्यादि समस्याएं जो मैंने भी आप लोगों से जिक्र किया है, उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में ये चीजें दर्शाया था मैंने, और इम्पोर्टेंट भी था ये, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है हम लोगों से परीक्षा में, है ना। तो एक बार बताइए, इतनी चीजें स्पष्ट हो गई हैं आप लोगों को, तो फिर मैं बात करता हूं अगले कुछ और पॉइंट पर। वृद्ध व्यक्तियों के लिए कुछ कार्यक्रम, है ना, उनके लिए कुछ कार्यक्रम है, या आप ये कह लीजिए कि वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण को लेकर, है ना, विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम होनी चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए। इन कार्यक्रम और योजनाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी अगर हम बात करें तो हालांकि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से प्रदेश में अपने उन्होंने आश्रम वगैरह का भी बात किया है, बेसहारा वृद्ध को आश्रय देने की बात किया है, और वो भी 60-60 प्लस वाले व्यक्तियों को लेकर। बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई गई हैं विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई है, तो वो चाहे चैरिटेबल हो, चाहे वो पंचायती राज संस्था हो, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, ठीक है, या चाहे उसके लिए कोई योजनाएं ही क्यों ना हो, है ना, इत्यादि चीजें हैं जो चलाई गई हैं कार्यक्रम। ठीक है, तो योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? योजना का उद्देश्य बेसिकली आश्रय हो, भोजन हो, चिकित्सालय देखभाल हो, मनोरंजन का अवसर हो, आदि ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि वृद्ध व्यक्तियों की जीवन गुणवत्ता में जो है वो सुधार हो सके, है ना, वो सुधार हो सके। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा कुछ योजनाओं पर बात करूंगा, और वो योजनाएं जो रहेंगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेंगी, और ये लास्ट पॉइंट रहेगा आप लोगों का इस टॉपिक का, जरण का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं, है ना, वृद्ध व्यक्ति के लिए सरकारी योजनाएं पेपर में आती हैं, आपने देखा भी होगा। पहला पॉइंट आपको बता दो, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम एक है, वृद्ध व्यक्ति के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। इसे हम क्या बोलते हैं? एकीकृत कार्यक्रम को बता सकते हैं आप लोग? एक स्कीम है, क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जी बताइए। नहीं पता। इंटीग्रेटेड, नोट करिएगा, प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सन या ओल्डर पर्सन, IPOP के नाम से जाना जाता है ये योजना, है ना। तो एक बेसिकली इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन के लिए बेसिक जानकारी ये बताने की कोशिश की गई है इसमें, कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि आश्रय, देखभाल, भोजन, चिकित्सालय और मनोरंजन के अवसर,
इत्यादि सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं और वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। ये बेसिकली एक बात इसके अंतर्गत की गई है, इस स्कीम के अंतर्गत, है ना। तो बड़े इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, और इस स्कीम के बारे में मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जरूर इसको ध्यान में रखें। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये जो है स्कीम लॉन्च की गई, है ना। और ये गवर्नमेंट ने सन 1992 में इस स्कीम को लॉन्च की थी। किसने लॉन्च किया था? तो आप इससे भी ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये लॉन्च हुई। और ये किसने, गवर्नमेंट ने कब किया लॉन्च? तो ये सन 1992 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। उम्मीद है ये यूपीपीएससी का एक सवाल पूछा गया था, तो वो इसमें पूछा जा चुका है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। बताया तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मैम, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय वयोवृद्ध, राष्ट्रीय वयोश्री करिएगा, वयोश्री योजना, है ना। ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय क्षेत्र की योजना है। ये वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कोष से संबंधित है, यानी एक प्रकार से ये ध्यान से सुनिएगा, ये वित्त से संबंधित है, वित्त से। सर आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। क्या बात है भाई, किसी के पास आवाज क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है सर आवाज? सर क्लियर है, आप क्या दिक्कत है? तो यह योजना जो है 2016 में लॉन्च की गई थी, और ये केंद्रीय क्षेत्र की ये कोई योजना है। इसमें मतलब ये है कि गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक होंगे, शारीरिक सहायता दी जाएगी, जीवन यापन की बात होगी, आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जैसे चलने के लिए हो गया, सुनने के लिए हो गया, उम्र के संबंध में जो अक्षमताएं होती हैं वो चीजें इसके अंतर्गत दी जाएगी। वर्ष 2016 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये वयोवृद्ध है, वित्त से संबंधित है, 2016 से वयोवृद्ध से संबंधित है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी पॉइंट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मई 2016 में ये स्टार्ट हुई, सॉरी 2017 में, मई 2017 में स्टार्ट हुई, और सामाजिक सुरक्षा को लेकर ये थी। ये योजना जो थी सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराने की बात करता था ये योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, जिस स्कीम के अंतर्गत बताया गया कि 10 साल की अवधि तक गारंटीड रिटर्न दर जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए ये उपलब्ध थी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक थी, तो 60 प्लस वालों के लिए थी जो ये इस योजना का वो लाभ उठा सकते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट योजना भी थी, और यूजीसी ने कई बार इसको लेकर सवाल भी पूछा। दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो दूसरा मैंने बताया वो भी और तीसरा भी। उसके बाद एक और पॉइंट था, वयोश्रेष्ठ, वयोश्रेष्ठ सम्मान, है ना। ये एक योजना था। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों की सराहनीय सेवा करने वाले संस्थानों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी एक उत्तम सेवाएं और उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया था, वयोश्री सम्मान योजना के अंतर्गत, है ना। तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष तो आप जानते ही हैं कि 1 अक्टूबर 1999 को प्रस्ताव में रखा गया था, और ये जो शुरुआत हुआ वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना एक प्रकार से, तो ये वर्ष 2013 से स्टार्ट हुआ, और 13 विभिन्न श्रेणियों में वरिष्ठ श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किए गए, ठीक है। 13 के, ये ध्यान से सुनिएगा सभी पॉइंट, 13 विभिन्न, ये सवाल बनते हैं इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। विभिन्न श्रेणियों में क्या है, इसको जो है प्रोवाइड कराए गए, और वयोश्रेष्ठ सम्मान की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2005 में की थी। अब ये बेसिकली जब देखो, ये तो स्टार्ट 2013 में हुई, लेकिन ये जब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले तो 2005 में स्टार्ट हुआ। अभी 2005 में किसने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको वो पॉइंट नोट करता हूं, उसे भी आप लोग अवश्य नोट करिएगा। सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय ने, ठीक है, अधिकारिता मंत्रालय ने। और 2013 में क्या हुआ, ये पुरस्कार की श्रेणी में आ गया। तो ये जो आया 2013 में, ये पुरस्कार की श्रेणी में आया, ठीक है। तो स्टार 2005 में हुआ, 2013 में पुरस्कार की श्रेणी में आया। 13 विभिन्न श्रेणियों को ये रिप्रेजेंट किया। तो यह युवा पीढ़ी को समाज और राष्ट्र के निर्माण में बुजुर्गों को योगदान समझने का अवसर प्रदान कराने के संबंध में था ये, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम कल्याण के संबंध में जानते हैं। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो मैंने भी आपसे बात किया है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है ना। अच्छा, एक नाम और आपने सुना होगा, एक वो भी इंपॉर्टेंट ही है, जैसे SAGE का नाम सुना, SAGE, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। कहीं कहीं से इनिशिएटिव का नाम भी दिया जाता है, इनिशिएटिव का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये जानते हैं क्या है, ये जो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है, ये क्या है? ये ना रजत अर्थव्यवस्था है। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है? रजत अर्थव्यवस्था है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय वयोवृद्ध श्री योजना हो या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो, ये सब क्या है? ये रजत अर्थव्यवस्था वाले हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्वैग, SAGE आप कह सकते हो। रजत अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक प्रकार से जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके लिए सरकारी पहल थी, ठीक है, शुभारंभ किया गया। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। कितना धनराशि थी? 100 करोड़, 100 करोड़ जो है धनराशि आवंटित की गई थी। अब ये जो 100 करोड़ था, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल एक योजना में, उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। एक दो योजना कोई नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर एक योजना की बात कर रहा हूं। जो नीचे आपने देखा है सारी योजनाएं, 4-5 पढ़ाया ऊपर, वही योजनाएं थी, ठीक है। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, सभी की सभी योजनाएं, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए। क्लियर रहेगा आप सबके लिए? बताइए। सर, ये 100 करोड़ धनराशि आएगी साथ में? हाँ, 100 करोड़ धनराशि आवंटित करना है ना, आवंटित करने की बात की थी, आवंटित, ठीक है। तो बस आज के लिए आपका यही था। जनरल पॉइंट भी आपका फिनिश है, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा दिव्यांगता पर बात करेंगे, और ये कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। अभी इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये वाली PDF भी, और जो मैंने डिटेल में पूरी PDF बना रखा वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी भेज दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। 8:30 बजे फिर आपकी इसी पोर्टल, इसी लिंक पर क्लास होगी, जुड़े रहिएगा 8:30 पर, ठीक है ना। आधे घंटे का गैप है,